हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेडी हैं चैप्टर 3 के साथ क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 3 जो कि हमारा चैप्टर है रिलेटेड टू प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ये हमारा चैप्टर है। तो पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट है जो 1948 में आया, फिर 1956 में आया एंड देन 1991 में आया। ये सिर्फ हेडिंग कुछ एक पॉइंट्स बताए हैं मैंने जो आप लर्न कर सकते हैं कि कब कब ये पॉलिसीज़ आई थी। तो जो पॉलिसी जैसे एलपीजी पॉलिसी 1991 में आई थी, तो उससे पहले 1956 एंड 1948 में पॉलिसी रिजोल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो हमारी 2 सेक्टर्स में डिवाइड है। वन इज़ द पब्लिक सेक्टर एंड द सेकंड इज़ द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर अकाउंटेबल टू पब्लिक थ्रू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के थ्रू जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो अकाउंटेबल होता है। जैसे कि इसके अंदर हमारे 3 तरह के आते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैचुटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज़। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कौन सी होती हैं? जैसे कि हमारी रेलवे है, टेलीकॉम है। रेलवे में क्या होता है, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है, उसका अलग से हमारा बजट डिसाइड होता है रेलवे का। एक रेलवे मिनिस्टर होता है, तो उसके अंडर वो वर्क करता है, और अगर वो हमें क्वेश्चनेबल है, वो अकाउंटेबल है, तो वो पार्लियामेंट के थ्रू अकाउंटेबल है। ठीक है। दूसरा होता है हमारी स्टैचुटरी कॉरपोरेशन। स्टैचुटरी कॉरपोरेशन कौन सी होती हैं? जो एक एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं। जैसे कि हमारा एसबीआई बैंक है, ठीक है, ये एक स्टैचुटरी कॉरपोरेशन है। ये पार्लियामेंट के थ्रू आंसरेबल नहीं होते, इनका एक अलग सिस्टम होता है, अलग तरीके से काम करते हैं ये। ठीक है। फिर आती है हमारी गवर्नमेंट कंपनीज़। गवर्नमेंट कंपनीज़ के अंदर हमारी 2 तरह की कंपनीज़ होती हैं, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि प्राइवेट कंपनी वो होती हैं जो प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, पब्लिक कंपनी वो होती हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं। ऐसा नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर में भी दोनों तरह की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों कंपनीज होती हैं। डिफरेंस क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज होती है उसमें प्राइवेट एंड पब्लिक जो होती हैं, प्राइवेट में प्राइवेटली फंड्स रेज किए जाते हैं। यहाँ पे हम जनरल पब्लिक से शेयर्स डिबेंचर इशू करके फंड्स को रेज करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि पब्लिक और प्राइवेट में। ठीक है। दूसरा हमारा है कि प्राइवेट सेक्टर में ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता है। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप जो हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव्स एंड कंपनीज़ में पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों आते हैं। मैंने पब्लिक और प्राइवेट आपको बता दिया। जो प्राइवेट पर्सनली अपने फंड्स को रेज करती है और सेटअप करती है वो प्राइवेट होती है। पब्लिक जो जनरल पब्लिक से शेयर इशू करके करती है। ओके, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। सबसे पहले जो हमारा पब्लिक सेक्टर में थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिश एज अ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। ये एक डिपार्टमेंट होता है मिनिस्ट्री का, जैसे मैंने बताया रेलवे मिनिस्ट्री होती है। नॉट ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट लीगल ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनोमस नहीं होती, इसके खुद के डिसीजन नहीं होते, अलग से कोई स्टैचुटरी बॉडी नहीं होती है, और इंडिपेंडेंट लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। वर्क थ्रू गवर्नमेंट ऑफिस के थ्रू ये वर्क करती है। इसके एग्जांपल हैं जैसे कि पोस्ट ऑफिस, रेलवे, टेलीग्राफ, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फीचर्स क्या हैं और मेरिट्स क्या हैं। जो फंडिंग होती है हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से मिलती है हमें, एंड रेवेन्यू पेड इनटू द ट्रेजरी। और जो मान लो हमें पैसा चाहिए उसमें लगाने के लिए रेलवे के लिए, तो मैंने बताया था कि बजट डिसाइड होता है और वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है, और वहाँ उसके में कोई भी रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल अप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करवाई जाती है गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में, जो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, ऑडिटिंग करवाई जाती है एट लास्ट। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हेडेड बाय आईएएस ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर।
तो इसमें जो मेन कंट्रोलिंग होती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो वर्क करते हैं, जैसे कि आईएएस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं जो इसमें वो आईएएस होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आईएएस होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, तो इन डिपार्टमेंट में उनका ही वर्क होता है और उनके अंडर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही वर्क करते हैं। ये जो परमानेंट नहीं होते हैं, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, इनका ट्रांसफ़र होता रहता है वन डिपार्टमेंट टू अनदर। ठीक है। मेजर सब डिवीज़न ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनका एक मेजर सब डिवीज़न होता है। दे आर अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्री, और ये अकाउंटेबल होते हैं किसको? मिनिस्ट्री को। कुछ एक इसके मेरिट्स हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। पार्लियामेंट हैज़ द इफेक्टिव कंट्रोल ऑन ऑपरेशन। कंट्रोल ऑन ऑपरेशन किसका होता है? पार्लियामेंट का होता है, क्योंकि अकाउंटेबल भी ये जो हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं ये अकाउंटेबल भी पार्लियामेंट के थ्रू ही होती हैं। नेक्स्ट इज़ हाई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। हाईली पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती हैं, इसलिए ठीक है, तो ये हाईली अकाउंटेबल होती हैं। रेवेन्यू गोज़ टू ट्रेजरी एंड गेट फंड फ्रॉम ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी से ही फंड मिलता है और वहीं पे जाता है रेवेन्यू। नेशनल सिक्योरिटी इज़ कंसर्न, दिस फॉर्म एंटरप्राइज इज़ बेस्ट। जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जैसे कि हमारे जो आर्मी वगैरह हैं वो भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के अंडर ही आती हैं, रक्षा मंत्रालय, तो ये सबसे सेफेस्ट होता है। अगर हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो ये जो अंडरटेकिंग्स होती हैं जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ये बेस्ट होती हैं। नेक्स्ट, ये कुछ एक हमारे डीप मेरिट्स एंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जल्दी चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि पार्लियामेंट के थ्रू ही होते हैं, और गवर्नमेंट एजेंसीज़ का आपको पता है थोड़ा कि स्लो प्रोसेस होता है, तो लेक्स फ्लेक्सिबल होते हैं। नो इंडिपेंडेंट डिसीजन विदाउट अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री, मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट नहीं होते, ऑटोनोमस नहीं होते, मिनिस्ट्री के थ्रू डिसीजन लिए जाते हैं, उनकी अप्रूवल ली जाती है पहले। Bureaucrats are overcautious and conservative, do not allow them to take risky projects. जो ब्यूरोक्रेट्स हैं मींस आईएएस ऑफिसर हैं, मैंने बताया था ये ऑपरेट करते हैं, ये मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, सॉरी, वो इसके अंदर काम करते हैं, तो ये अलाउड नहीं होते, थोड़ा कंजर्वेटिज्म अप्रोच के साथ चलते हैं कि कंजर्व के साथ, और ये ना रिस्की प्रोजेक्ट्स लेने के लिए अलाउड नहीं होते। रेड टेपिज्म होती है ऑपरेशन में। रेड टेपिज्म इन ऑपरेशन का मतलब कि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, पता है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में पेपर वर्क ज़्यादा होता है का, तो ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तो पेपर वर्क ज़्यादा होता है। बहुत बार एमसीक्यू पूछा जाता है कि रेड टेपिज्म होती है या नहीं होती है, तो होती है तो कौन सी अंडरटेकिंग्स में होती है, तो रेड टेपिज्म क्या होती है, तो मोर पेपर वर्क जो होता है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में होता है। नेक्स्ट इज़ लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू है तो इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड एंड नॉट प्रोवाइड एडुकेट सर्विसेज टू दैम, एडुकेट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती हैं, इनसेंसिटिव होती है पब्लिक। जैसे आपने देखा होगा कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की जो सर्विसेज होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। जैसे बसेस की सर्विसेज आप कंपेयर कर सकते हो उसी तरीके से। नेक्स्ट इज स्टैचुटरी कॉरपोरेशन। स्टैचुटरी कॉरपोरेशंस क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जो कॉरपोरेशन एक एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं वो स्टैचुटरी कॉरपोरेशन होती हैं। एक स्पेशल एक्ट होता है जिसके थ्रू ये गवर्न की जाती हैं, इसके रूल्स हैं लॉ और एंड रेगुलेशंस हैं वो सब उसी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। ये फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होती हैं ये फर्म, इनको कोई गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसा नहीं मिलता और ना ही, एक सेकेंड, गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसा नहीं मिलता और ना ही इनको वहाँ पे जमा करवाना पड़ता है। तो देखते हैं, दीज आर द पब्लिक एंटरप्राइज ब्रोट इन टू एग्जिस्टेंस बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ये बनाए जाते हैं। एक्ट डिफाइन करता है इनके रूल्स, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ दिस एंटरप्राइजेज क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर के थ्रू, एक स्टैचुटरी एक्ट के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑपरेशन में। हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या पढ़ा था कि वहाँ पे ना तो इंडिपेंडेंस थी ना ही फ्लेक्सिबिलिटी थी, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेयर बहुत ज़्यादा था, सब कुछ पार्लियामेंट के थ्रू हो रहा था, ठीक है। तो इसमें आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। सेट अप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, होली ओन्ड बाय द स्टेट, इट इज़ टेकन बाय द स्टेट,
होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट होते हैं, जैसे एसबीआई मैंने बताया। कैन शू एंड कैन बी शूड एंड कैन इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इन नोट्स ओन नेम, उसके खुद के नाम पे अगर किसी को केस करना है तो सीधा एसबीआई पे, या एसबीआई को किसी पे केस करना है तो वो सीधा वो खुद के नाम पे केस कर सकते हैं, और उनके नाम पे भी कोई केस कर सकता है डायरेक्टली। फंड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंड कैन यूज़ प्रॉफिट इंडिपेंडेंटली, ये गवर्नमेंट एंड पब्लिक से फंड रेज कर सकता है और इंडिपेंडेंटली अपने प्रॉफिट्स को यूज़ कर सकता है अपने एक्सटेंशन के लिए, अपने डिसीजंस के लिए। इसका कोई इतना ऑडिट नहीं होता है जैसे कि पब्लिक डिपार्टमेंट्स का होता है। नोट ऑडिट लाइक डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स एंड नोट कंसर्न विद द सेंट्रल बजट, ना ही सेंट्रल कोई बजट आता है, जैसे रेलवे का मैंने बताया था कि एक सेंट्रल बजट आता है, तो इसमें ना ही ऑडिट कंपलसरी है ना ही कोई सेंट्रल बजट आता है। एम्प्लॉयज़ आर नॉट गवर्न बाय गवर्नमेंट रूल बट बाय द कॉर्पोरेशन रूल, गवर्नमेंट रूल से एम्प्लॉयज़ गवर्न नहीं होते हैं, उस कॉर्पोरेशन के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनसे वो गवर्न होते हैं। होती ये भी गवर्नमेंट ही अंडरटेकिंग्स हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल और स्टैच्यूटरी में क्या डिफरेंस है मैं आपको वो बता रही हूँ। समझ आ गया? नेक्स्ट इज उसके कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। मैंने पहले ही बता दिया, स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लेक्सिबल और इंडिपेंडेंट होती हैं। फंड बजट से नहीं आता है तो गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं करती है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स नहीं थी। वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छे होते हैं ये। डिमेरिट क्या है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, कि देखो इसके ये मेरिट्स में भी था कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं पर इतने भी फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं जैसे हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैनेजमेंट में गवर्नमेंट अपना बंदा बिठा देती है, जिसकी वजह से उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। तो ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही ना, ठीक है। होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कंपैरिजन में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है बट इतनी भी नहीं होती है, तो ये डीमेरिट्स में भी आता है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेयर बिकॉज ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व, थोड़ा बहुत डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से कम लेकिन थोड़ा बहुत गवर्नमेंट इंटरफेयर होता है क्योंकि फंड्स बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। वेयर पब्लिक डीलिंग रैम्पेड करप्शन एग्जिस्ट, पब्लिक डीलिंग है तो करप्शन भी एग्जिस्ट करता है। द गवर्नमेंट अपॉइंट द एडवाइज़र, देखो मैंने बताया ना वो अपने बंदे को बिठा देती है गवर्नमेंट, तो एक एडवाइज़र अपॉइंट करती है कॉरपोरेशन में, बोर्ड में, विच कर्ब द फ्रीडम ऑफ कॉरपोरेशन, जो फ्रीडम होती है कॉरपोरेशन की उसको कर्ब कर देता है। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर में हमने तीन मेन अंडरटेकिंग देखी थी, डिपार्टमेंटल, स्टैच्यूटरी एंड नाउ इट्स गवर्नमेंट कंपनी। दो मैंने बता दिया है डिफरेंस, नाउ इट्स टर्म फॉर गवर्नमेंट कंपनी। ऑब्टेन इट्स फंड फ्रॉम गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कंपनी है वो गवर्नमेंट से फंड ऑब्टेन कर सकती है, शेयर होल्डर से, अदर प्राइवेट शेयर होल्डर से भी कर सकती है। ऑल्सो परमिटेड टू रेज फंड फ्रॉम कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट से भी कर सकती है, ठीक है। मीन्स गवर्नमेंट जो कंपनीज होती हैं वो फंड कर सकती हैं गवर्नमेंट से, शेयर होल्डर से, प्राइवेट शेयर होल्डर से और कैपिटल मार्केट से। क्रिएटेड अंडर कंपनी लॉ के अंडर बनाई जाती हैं गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 245 टू ब्रैकेट 45 51% ऑफ पेड कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। मीन्स वो सारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती हैं जिनमें 51% या उससे ज़्यादा शेयर, जिसमें 51% या उससे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के हैंड में होता है। अंडर सेक्शन 245 वो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। प्रेसिडेंट नेम परचेज ऑफ शेयर, आप सोच रहे हो कि ये क्या है प्रेसिडेंट नेम परचेज शेयर? इसका मतलब ये है कि जो शेयर्स हैं गवर्नमेंट कंपनी के वो प्रेसिडेंट के नेम पे परचेज़ किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा बार एमसीक्यू आता है कि गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स किसके नेम पे परचेज़ किए जाते हैं, कंपनी के नेम पे, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो प्रेसिडेंट के नेम पे वो परचेज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कैन शू एंड कैन बी शू, ये खुद भी शू कर सकती है और शू भी की जा सकती है गवर्नमेंट कंपनी। कैन एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। दीज आर द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आई एम डिस्कसिंग विद यू। रेगुलेटेड बाय कंपनी एक्ट लाइक अदर पब्लिक कंपनी, ये भी कंपनी एक्ट के अंदर मतलब कि रेगुलेट की जाती है। कंपनी एक्ट कौन सा है? 2013 नाउ, पहले कौन सा था? 1956। Employee appointed according to the MOA and AOA, a memorandum of association,
MOA क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ये है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इसके अकॉर्डिंग है वो अपॉइंट किए जाते हैं। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑडिट, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ऑडिट मस्ट था, स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट में भी एग्जेम्प्ट है ये ऑडिट से। एनुअल रिपोर्ट इज़ प्रेजेंट इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो इनकी एनुअल रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में दिखाई जाती है गवर्नमेंट कंपनीज की। ये है कुछ गवर्नमेंट कंपनीज के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मेरिट्स क्या हैं, गवर्नमेंट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड बाय कंपनी एक्ट, नो अदर एक्ट इज़ नीडेड, ये कंपनी एक्ट से ही फॉर्म की जाती है, अदर एक्ट की नीड नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो तो सारी कंपनी होती हैं, ठीक है। इंजॉय ऑटोनोमस इन डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो रीजनेबल रेट्स पे प्रोवाइड करती हैं। डीमेरिट्स क्या है, सिंस गवर्नमेंट इज़ द ओनली शेयर होल्डर इन सम केसेस, सो कंपनी एक्ट डज नॉट हैव मच रेलिवेंस। क्या होता है, ये शेयर इशू कर सकती हैं प्राइवेट शेयर होल्डर से, कैपिटल मार्केट से, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो गवर्नमेंट कंपनी के शेयर हैं वो गवर्नमेंट ही ओन करती है, गवर्नमेंट इज़ द ओनली शेयर होल्डर, तो उसकी जो रेलिवेंस नहीं रह जाती एक्ट की 2013 की, क्योंकि मोस्टली डिसीजन फिर गवर्नमेंट के थ्रू ही लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। नॉट आंसरेबल टू पार्लियामेंट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं होते हैं जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते थे। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जैसे कि पहले है पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आती थी। अभी सिर्फ 3 ही इंडस्ट्रीज़ हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंदर रिजर्व्ड हैं, जैसे कि एटॉमिक, आर्म्स एंड एनिमेशन और रेलवे, 3 ही इंडस्ट्रीज़ हैं जो बची हुई हैं। 5 ईयर प्लान्स आए, फिर उसके बाद 1991 में पॉलिसीज़ आई, इन्वेस्ट इन दोज इंडस्ट्री वेयर प्राइवेट डू नॉट इन्वेस्ट, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे प्राइवेट नहीं कर सकता। और बाइफर सेटअप हुआ था 1987 में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बाइफर, मैंने क्वेश्चंस करवाए थे MCQ, उसमें ही मैंने बाइफर की आपको फुल फॉर्म बताई थी कि बाइफर क्या होता है, तो आप मुझे फुल फॉर्म बताना कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बाइफर। तो ये सेटअप हुआ था 1987 में। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, चेंजिंग, क्या चेंज आए हैं पब्लिक सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, रीजनल बैलेंस हुआ है ऑल एरियाज़ में, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं अवेलेबल है कहीं नहीं है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ मोनोपोली पावर, इकोनॉमिक पावर, ठीक है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट किया है पब्लिक सेक्टर ने, इंडस्ट्रीज विद इन कंट्री बनाई है जिससे हमें इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट कर सकें, ठीक है। और जो पब्लिक सेक्टर है वो चेक करता है कि मोनोपोली ना हो, कि वो बहुत ज़्यादा प्राइजेस चार्ज किए जा रहे हैं या एक ही इंडस्ट्री है। तो अगर किसी सेक्टर में एक ही इंडस्ट्री काम कर रही है तो वो मोनोपोली कर सकती है, तो क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो दूसरे मार्केट में नहीं आते हैं इन्वेस्टर्स, तो गवर्नमेंट आ जाती है ताकि मोनोपोली क्रिएट ना हो। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी सिंस 1991। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ आई हैं 1991 के बाद। तो सबसे पहले जो हमारी ना 17 इंडस्ट्रीज़ थी जो पब्लिक सेक्टर में आती थी, फिर 1956 में थी ये, 1956 में 17 थी, उसके बाद 1991 में 8 हो गई, रिड्यूस हो गए, और 2001 में दिस बिकम 3 जो मैंने पहले बताई थी, रेलवे, एटॉमिक एंड आर्म्स, तो ये 3 बच गई हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में बची हैं अब इंडस्ट्री, बाकी सब में प्राइवेट हो गया है। तो ये है कोर जो एक्शन लिए गए हैं। रीस्ट्रक्चर पब्लिक सेक्टर यूनिट को रिस्ट्रक्चर किया गया है। मान लो जो बंद होने के कगार पे थी, प्रॉफिट नहीं दे रही थी, उनको दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया गया। अगर गवर्नमेंट को लगा कि ये सर्वाइव कर सकती हैं तो उनको रिस्ट्रक्चर किया गया है, रिवाइव किया गया है, कुछ को क्लोज़ किया गया है जो इंपॉर्टेंट नहीं थी। ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट शेयर इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो गवर्नमेंट का शेयर था पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में वो कम किया गया है। डिसइन्वेस्टमेंट की गई है, मीन सेल आउट किया गया है प्राइवेट सेक्टर को, ताकि जैसे कि 51% हो गया गवर्नमेंट के पास, बाकी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, ताकि इंक्रीज़ हो सके प्रोडक्टिविटी, अच्छे से बिजनेस रन कर सकें।
रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिड्यूस हुई है, मैंने बता दिया कि पहले 17 थी, उससे 8 हुई, फिर अब 3 हो गई हैं जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है शेयर्स में, मीन्स पहले जहाँ पे 100% शेयर, जहाँ पे पहले 100% शेयर गवर्नमेंट का होता था, उन कंपनीज़ में क्या किया गया है, डिसइन्वेस्टमेंट किए गए हैं, सेल किया गया है प्राइवेट सेक्टर को। पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स के लिए पॉलिसी आई है, जैसे बाइफर, ओहो ये यहाँ पे आ ही गया है फुल फॉर्म, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, मैंने गलती से ये लिख ही दिया। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन होता है, ये सेटअप किया गया उन सिक यूनिट्स को रिवाइव करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर की क्लोज डाउन होने वाली थी। MOU क्या है, एक ऑटोनॉमी है विद रिगार्ड बेस्ड टारगेट बेस्ड जॉब एंड नेशनल रिन्यूअल फंड फॉर एम्प्लॉय, ये भी गवर्नमेंट ने क्या बनाया था, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट सेक्टर ने ये बोला कि प्राइवेट सेक्टर को कि आप अपने टारगेट्स अचीव करो, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी कुछ एक इंडस्ट्रीज़ को, तो लेकिन आपको जैसे कि 1 मंथ में इतना प्रोडक्शन करना है, उतना टारगेट दिया गया, वो अचीव करना है, गवर्नमेंट विल डू नॉट इंटरफेयर इन देयर वर्क। तो ये था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। Global enterprises. Global enterprises are huge industrial organizations which extend their industrial and marketing operation through a network of branches in several countries. Global enterprises क्या होते हैं, होम कंट्री में इनका हेडक्वार्टर होता है और होस्ट, बहुत सारी होस्ट कंट्रीज होती हैं जहाँ पे ये बिजनेस ऑपरेट करती हैं। दीज ब्रांचेज आर ऑल्सो कॉल्ड मेजोरिटी ऑन फॉरेन एफिलिएटेड, इनको मोफा भी बोलते हैं, फुल फॉर्म आ जाती है बहुत बार मोफा की, मेजोरिटी ऑन फॉरेन एफिलिएट्स की, बहुत मतलब कि फॉरेन एफिलिएट्स हैं, MNCs हैं, ये ग्लोबल एंटरप्राइजेज हैं। इसमें फीचर्स क्या हैं, ह्यूज कैपिटल रिसोर्स चाहिए, फॉरेन कोलैबोरेशंस होता है, टेक्नोलॉजी एडवांस चाहिए, प्रोडक्ट का इनोवेशन करते रहना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लेके आनी, नई नई लेके आनी होती हैं, क्योंकि हमें ग्लोबली हर कंट्री की मार्केट अलग होती है, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है, मार्केटिंग करनी है, उनके अकॉर्डिंग करनी है। एक्सपेंशन ऑफ मार्केटिंग टेरिटरी, मार्केट टेरिटरी को इंक्रीज़ करना है, एक कंट्री में चल गया बिजनेस दूसरी कंट्री में, क्योंकि दीज आर द ग्लोबल एंटरप्राइजेज। सेंट्रलाइज कंट्रोल, सॉरी ये 2 बार लिख दिया मैंने पॉइंट, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है इनका, कि मीन से मैंने बताया जैसे होम कंट्री में इनका हेडक्वार्टर होता है, वहीं से सारी कंट्री जो होस्ट कंट्रीज़ में इनका बिजनेस रन हो रहा है ग्लोबल एंटरप्राइज का, वो सेंट्रलाइज कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर क्लासिफिकेशन डायग्राम, मतलब कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। जॉइंट वेंचर इज़ द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज को इकट्ठे करना, एक्सपर्टाइज को इकट्ठा करना बाय 2 और मोर बिजनेस टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द बस आर ऑल्सो शेयर, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेस आते हैं, वो अपने रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज सब कुछ लगाते हैं, रिस्क लेते हैं, किसके लिए, रिवॉर्ड के लिए, ताकि वो बिजनेस को रन करने के लिए। तो 2 तरह के जॉइंट वेंचर्स होते हैं, एक इक्विटी बेस्ड होता है और एक कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। इक्विटी बेस्ड जो जॉइंट वेंचर होता है उसमें नई फर्म क्रिएटेड होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल में कोई नई फर्म नहीं बनती। इक्विटी बेस्ड में क्या होता है कि जैसे कोई मान लो हमें कोई ये नहीं होता कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि स्पेसिफिक एक काम के लिए, मान लो एक ब्रिज बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जॉइंट वेंचर हुआ, और जब वो कंप्लीट हो गया, ब्रिज बन गया या फिर बिल्डिंग सेटअप हो गई, तो जॉइंट वेंचर ख़त्म हो जाता है, वो प्रॉफिट को शेयर कर लेते हैं और वो अपना अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन इक्विटी बेस्ड में क्या होता है, एक नई फर्म क्रिएट की जाती है और वो शेयर करते हैं प्रॉफिट, और बिजनेस में वो रन फॉर द लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। तो इसमें जैसे कंपनी हो गई, लिमिटेड लाइबिलिटी, LLPs हो गई, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है जो पार्टनरशिप होगी, ये सारे आते हैं। जैसे AV ऑयल है, ग्रीन गैस लिमिटेड है, ये इक्विटी बेस्ड के ही जॉइंट वेंचर्स हैं। और जैसे कोऑपरेशन एग्रीमेंट या स्ट्रेटेजिक अलायंस जो होते हैं, ये होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर में। मतलब कि दो कॉपरेशन ने मिलकर कोई एग्रीमेंट कर लिया, कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लिया, ठीक है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल में जिसमें न्यू फॉर्म क्रिएटेड नहीं होती है, तो ये ऑप्शन में दे होंगे कोऑपरेशन एग्रीमेंट या स्ट्रेटेजिक अलायंस कौन से होते हैं,
LLPs, कंपनीज़। तो ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल में होंगे वो कोऑपरेशन एंड स्ट्रैटेजिक जो अलायंस होते हैं वो आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स क्या होते हैं जॉइंट वेंचर के। अब दो बिजनेस मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इंक्रीज होती है रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मान लो कोई एक कंपनी है वो इंडिया में काम कर रही है, एक कंट्री है वो USA में काम कर रही है। अगर दोनों जॉइंट वेंचर कर लेती हैं तो पहले जो सामान सिर्फ इंडिया में बिक रहा था वो USA में भी उस कंपनी की मार्केट के थ्रू सेल आउट हो जाएगा। हो सकता है अगर हम खुद सेल आउट करें तो वो प्रोडक्ट ना बिके, लेकिन उस कंपनी की जो मार्केटिंग है वहाँ पे उनकी जो ब्रांड वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो सेल आउट हो सकता है। तो नई मार्केट है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बेनिफिट मिलता है। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एक कंपनी के पास कोई टेक्नोलॉजी है, दूसरे के पास अलग टेक्नोलॉजी है, तो एक्सेस मिल जाता है उनको टेक्नोलॉजी से। इनोवेशन कर पाते हैं, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है, क्योंकि हो सकता है किसी के पास किसी चीज़ में एडवांटेज है, किसी के पास किसी, तो जॉइंटली वेंचर करके वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं और एक ब्रांड नेम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सम बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर। फिर आता है PPP। PPP क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। Public PPP described as a government service or a private business venture which is funded and operated through a partnership of government and one or more private sector companies. This scheme also referred is a P-cube, triple P, P3, इसको ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी बोल देते हैं इनको ट्रिपल P। तो ये वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये वो एंटरप्राइज होती हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं एक या एक से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ के साथ फंड लगाती हैं, रिस्क शेयर करती हैं और बिजनेस करती हैं। तो ये इसकी फ़ीचर है कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर होता है। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज इसके अंदर आती हैं कि एक कॉस्ट होती है यूज़ करने की प्रोडक्ट्स को। प्रोविज़न ऑफ कैपिटल सब्सिडी, गवर्नमेंट है तो सब्सिडीज़ वगैरह भी मिल जाती हैं। पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं ये। ठीक है, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू शेयर करती हैं। प्रॉब्लम विद PPP, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं पब्लिक प्राइवेट मॉडल के साथ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना है, पब्लिक सेक्टर का जो मेन मोटिव होता है वो वेलफेयर के लिए होता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि उन दोनों में कन्फ्लिक्ट्स हो जाता है। तो ये है PPP मॉडल। PPP मॉडल में बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहले है, इनकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछ ली जाती है, जैसे कि BOT, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। मतलब कि दोनों जॉइंट वेंचर के साथ PPP मॉडल में पार्टनरशिप के अंदर वो पहले जैसे कि इसमें क्या होता है कि दोनों कंपनीज पार्टनरशिप के अंडर बिल्ड करते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे कि मान लो मेट्रो का एग्जांपल ले लेते हैं, मेट्रो को बिल्ड किया, फिर उसको चला के देखते हैं, ऑपरेट करते हैं, फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसी और को सेल आउट कर सकते हैं। दूसरा है कि BOO, बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट, बिल्ड करते हैं, खुद ही ऑन करते हैं और उसको ऑपरेट करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, बिल्ड करते हैं, खुद ऑन करते हैं, ऑपरेट करते हैं और एक टाइम के बाद उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ बोल्ट, बिल्ड ऑपरेट लीज एंड ट्रांसफ़र, बिल्ड करते हैं, उसको थोड़े टाइम के लिए ऑपरेट करते हैं, उसको लीज पे देते हैं, फिर लीज के बाद उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, मेंटेन एंड ऑपरेट, DBFMO, ये भी एक मॉडल होता है। एक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है जिसमें हाइब्रिड होता है बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है, एक होता है बिल्ड ट्रांसफ़र, बिल्ड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद ऑपरेट करते हैं जो दूसरी पार्टी होती है वो। तो ये BTO मॉडल, तो ये कुछ एक मॉडल होते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछ ली जाती है। तो इसमें यही होता है कि बिल्ड करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ये सारी चीज़ें। होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया, आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। स्पीड हो सकता है इसलिए ज़्यादा हो क्योंकि मैंने एक ही बार में मतलब कि फुल चैप्टर कवर किया है, बट आप NCERT उठा के देख लेना, इससे बाहर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कोई भी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल करेक्ट नोट्स हैं जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए खुद अपने लिए बनाए थे। आप रिवीजन के तौर पे इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, आप NCERT को एक थोरो पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको लगेगा कि वो चैप्टर पढ़ने के बाद आपके करेक्ट नोट्स यही निकले हैं तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं मुझे चेंज करने की ज़रूरत है स्पीड में या एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देनी चाहिए, जैसे मैंने बुलेट फॉर्म में सिर्फ पॉइंट्स आपको बताए हैं,
मुझे लगता है ये इतने ही इम्पोर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और 11th-12th में भी एक रिवीजन के तौर पे अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि चेंज करने की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर चेंजेस करूँगी। कहीं कोई मिस्टेक है, कोई और चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, वो भी बताना, मोस्ट वेलकम। क्योंकि मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ हर चीज़ में, चेंजेस हमेशा हो सकते हैं, तो आप उसके लिए वेलकम हैं। बट आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लिए मैं श्योर हूँ, इस बात के लिए मैं श्योर हूँ। तो आप ये सीरीज़ है वो कंप्लीट देखना। ऑल द बेस्ट यू फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।